किसी ने सच ही कहा है, मिट्टी सब याद रखती है। जब हम किसी नए देश में जाते हैं तो हम बस वहाँ की खूबसूरती देखते हैं, लेकिन अक्सर ये भूल जाते हैं कि उस मिट्टी के नीचे सदियों से बहुत कुछ दफन है। सैकड़ों लाशें, मरे हुए लोगों की निशानियां, उनके आखिरी शब्द, उनकी अधूरी इच्छाएं जो कई बार जमीन के ऊपर आ जाती हैं। और जब ऐसा होता है तब पैदा होता है एक ऐसा डर जो मरते दम तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। स्पूककास्ट की इस नई सीरीज में मैं और आप दुनिया की अलग अलग कोनों की मिट्टी का साथ में सफर करेंगे, ये समझने के लिए कि वहाँ के लोग उस मिट्टी के नीचे दबे हुए राजों से, अंधेरों से इतना डरते क्यों हैं। स्पूककास्ट के इस नए सीरीज के पहले एपिसोड में आज हम सफर करेंगे इंडोनेशिया का, एक ऐसा देश जो ऊपर से किसी जन्नत से कम नहीं लगता। बाली के टर्कोइज बीचेस, सुमात्रा के घने रेन फॉरेस्ट और जावा के हसीन ज्वालामुखी, यहाँ की फिजाओं में मिलाती यानी चमेली के फूलों की खुशबू हमेशा रहती है। लेकिन बस लोकल्स जानते हैं कि जब चमेली के फूलों की महक हद से ज्यादा तीखी हो तो इसका मतलब पास में कोई फूल नहीं, कुछ बहुत डरावना है। इंडोनेशिया के पुराने रिवाजों में मौत के बाद निभाई जाने वाली एक बेहद जरूरी प्रथा है। जब भी किसी को दफनाया जाता है तो उसे एक सफेद कफन में लपेटकर उस कफन को 3 जगहों से बांधा जाता है, एक सर के ठीक ऊपर, एक गले पर और एक पैरों के नीचे। वहां के लोगों का मानना है कि मौत के बाद 40 दिन तक आत्मा उसी शरीर के आसपास भटकती है, पर शव को दफनाने से ठीक पहले अगर उन 3 गांठों को खोला ना जाए तो फिर वो आत्मा उस लाश में कैद हो जाती है और वो लाश बन जाती है एक भयावह एंटिटी, एक पोचोंग, एक ऐसी सड़ी हुई लाश जो कब्र से निकलकर रात में लोगों का पीछा करती है ताकि कोई उन गांठों को खोलकर उसे आजाद कर सके। वो लाश चल नहीं सकती क्योंकि उसके पैर कफन में बंधे होते हैं, इसीलिए वो अंधेरे में खिसक खिसक कर इंसानों की तरफ बढ़ती है ताकि कोई उन गांठों को खोल दे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली कहानी की तरफ। महसूस करते हैं उस 40 दिन पुराने प्रथा के खौफ को इंडोनेशिया के जावा में स्थित एक सुनसान घर में, जहां बस कुछ ही दिनों पहले एक मौत हुई थी। रेजा एक 25 साल का इंडोनेशियन लड़का था जो अपनी माँ के साथ जकार्ता शहर की चकाचौंध में बड़ा हुआ था। वो जकार्ता की तेज जिंदगी का आदी हो चुका था और गांव का नाम सुनते ही उसका पारा चढ़ जाता, क्योंकि ना उसे वहाँ के रीति रिवाज पसंद थे और ना वहाँ की धीमी जिंदगी। एक दिन खबर आई कि उसके दादा पाक एगस, जो उनके गांव के घर में रहते थे, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। पाक एगस जावा के एक छोटे से गांव में अपने पुराने घर में अकेले रहते थे। जल्द ही रेजा और उसकी माँ गांव पहुंचे और रीति रिवाजों के तहत पाक एगस को दफनाने का इंतजाम किया गया। पर जिस रात उन्हें दफनाया गया, उस रात जावा के उस गांव में
एक भयानक तूफान आया था। बारिश इतनी तेज थी कि कब्र खोदने वाले जल्दबाजी में थे। उन्होंने बस किसी तरह दुआ पड़ी, जल्दी जल्दी मिट्टी डाली और बाहर से चले गए। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि पाक एगिस की कफन पर लगी 3 गांठें दफनाने से पहले खोली नहीं गई थी। 2 दिन बाद सब रीति रिवाज निपटाकर रेजा और उसकी माँ जकार्ता वापस लौट आए और पाक एगिस को सभी भूल गए। करीब 1 महीने बाद गांव के किसी आदमी ने रेजा और उसकी माँ को संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वो पाक एगिस के उस घर को खरीदना चाहते थे और ना चाहते हुए भी रेजा को अकेले गांव लौटना पड़ा उस घर को बेचने के लिए। उस रात जब वो अपने गांव के घर पहुंचा तब खूब तेज बारिश हो रही थी। वो उस गीले सीलन भरे घर में अकेला था। घर की दीवारों से पुरानी सड़ी हुई लकड़ी की महक आ रही थी। रज़ा घर में घूम घूम कर पुराने बक्सों में रखा ज़रूरी सामान पैक करने लगा। पता नहीं समय कैसे बीता और देखते ही देखते रात के 1 बज गए। रज़ा को अब भी नींद नहीं आ रही थी तो वो अपने दादा के कमरे के बाहर पहुंचा और उसने वो पुराना सीलन पड़ा हुआ दरवाजा खोला। दादा के कमरे की हवा भारी थी, बदबूदार, पर कहीं कुछ था। शायद पुरानी चाय की वो स्मेल जो पाक एगिस रोज सुबह पीते थे। वो स्मेल अब भी उस कमरे में थी, जैसे वो अभी अभी वहां से उठे हों। रज़ा 1 सेकेंड के लिए रुका, खुद को संभाला, फिर उसने बिस्तर के पास रखा एक पुराना लकड़ी का संदूक खोला। लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ संदूक के अंदर डाला, उसे एक अजीब सी बदबू आई। कापुर बरुस यानी कपूर की गंध, वो तीखी कड़वी महक जो अक्सर दफनाने से पहले मुर्दों को नहलाने के लिए इस्तेमाल होती है। वो महक इतनी तेज थी कि रज़ा का गला पकड़ गया और इससे पहले कि वो समझ भी पाता कि वो बदबू आ कहां से रही थी, अचानक बिजली चली गई। तभी कॉरिडोर से एक आवाज आई। ये किसी के कदमों की आवाज नहीं थी। ये ऐसा था जैसे कपड़े में लिपटी हुई किसी भारी गठरी को कोई जमीन पर पटक रहा हो। रज़ा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और कमरे से बाहर झांक कर देखा। पहले तो उसे कुछ नहीं दिखा, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ा, कॉरिडोर के दूसरी तरफ अंधेरे गली के कोने में एक सफेद लंबा साया खड़ा था, सर से पैर तक कफन में लिपटा हुआ। वो थोड़ा सा हिला और फिर वो रज़ा की तरफ बढ़ने लगा। उसके पैर कफन के अंदर नीचे से बंधे हुए थे और हर बार वो जमीन पर खिसक कर आगे बढ़ता और वही गीली और भारी आवाज कॉरिडोर में गूंज उठती। कफन का निचला हिस्सा कब्र के कीचड़ और एक काले चिपचिपे तरल से भीगा हुआ था। शायद लाश से निकला हुआ सड़ा हुआ तरल था वो। रज़ा का जिस्म डर से जम चुका था। वो डर से अब पीछे हटा, लेकिन पीछे दीवार थी और वो सफेद कफन में लिपटी लाश अब धीरे धीरे उसके और करीब आ रही थी।
रेजा डर से सांस नहीं ले पा रहा था। उसने अब कांपते हुए हाथों से अपने फ़ोन की लाइट उस कफन की ऊपरी हिस्से पर मारी और उसे जो दिखा उसे देख उसकी आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। सामने कफन में लिपटे उसके दादा पा कैगस खड़े थे, लेकिन उनका चेहरा बेहद डरावना था। चमड़ी सड़कर गल कर हड्डी से लटक रही थी। चेहरे से पीला तरल रिस रहा था। पूरे शरीर से काला चिपचिपा तरल निकलकर जमीन पर गिर रहा था, जिससे बेहद गंदी बदबू आ रही थी। और उनकी आंखें सड़कर बाहर आ चुकी थी। उसमें कोई पुतलियां नहीं थी और वो सीधा रेजा को घूर रही थी। रेजा का दिमाग डर से सुन्न पड़ गया। उसके दादा, जो अब एक पोचोंग बन चुके थे, उन्होंने अब धीरे से अपना सर रेजा के कंधे पर टिका दिया। उसके कान के पास पोचोंग की सड़ी हुई ठंडी सांस महसूस हो रही थी। और तब जाकर उसने देखा कि पोचोंग के सर के ऊपर बंधी हुई कफन की गांठ इतनी कस गई थी कि उसके अंदर से पीला पस और काला खून बाहर रिस रहा था। और तब रेजा को समझ आया कि उसे क्या गलती हुई है। उसने अब कांपते हुए हाथों से उस गांठ की तरफ हाथ बढ़ाया। कफन का कपड़ा सड़ी हुई चमड़ी के साथ बिल्कुल चिपक चुका था। उसने गांठ को पकड़ा और एक झटका दिया और गांठ खुलते ही कफन नीचे गिर पड़ा और पोचोंग का गला शरीर से अलग हो गया। उसका निचला जबड़ा नीचे गिर गया, जिसमें से मिट्टी और जिंदा कीड़े रेजा के हाथों पर रेंगने लगे। रेजा डर से चीख पड़ा और तभी उसकी नजर दरवाजे के पास गई और उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कॉरिडोर के उस अंधेरे से 3 और सफेद कफन में लिपटी हुई लाशें अब धीरे धीरे जमीन पर खिसक कर उसकी तरफ बढ़ रही थी। शायद ये वो लाशें थीं जिन्हें गांव वालों ने दफना तो दिया था, पर दफनाने से पहले वो 3 गांठ खोलना भूल गए थे। इंडोनेशिया में पोचोंग की साइटिंग्स आज भी बंद नहीं हुई है। 2019 ईस्ट जावा एक गांव के फेसबुक ग्रुप में एक पोस्ट आई। रात को कब्रिस्तान के पास कुछ हॉपिंग वाइट फिगर्स को गांव वालों ने देखा। एक पोस्ट, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरा ग्रुप पैनिक में आ गया सिर्फ एक रात में। रेडिट के इंडोनेशियन फोकलोर फोरम्स में भी यही पैटर्न मिलता है। रमादान के आसपास फ्यूनरल सीजन में रिपोर्ट्स बढ़ने लगती हैं, जैसे मौत का मौसम पोचोंग को भी एक्टिव कर देता हो। पर सबसे अजीब वाकया पैंडेमिक के समय हुआ था, 2020 सेंट्रल जावा। लोग नहीं मान रहे थे और फिर भी बाहर निकल रहे थे, तो कुछ वॉलंटियर्स ने पोचोंग की कॉस्ट्यूम्स पहनी और लोगों का पीछा किया ताकि वो डर से घर के अंदर बैठे रहे। अनसरप्राइजिंगली ये काम कर गया। सोचिए, एक कॉस्ट्यूम, एक पुरानी कहानी और पूरी कम्युनिटी घर के अंदर। ये सिर्फ एक डर नहीं है, ये एक तरह की फ्रीक्वेंसी है जो सदियों से लोगों के दिमागों में ट्यून की गई है। तो अब सवाल ये है कि क्या पोचोंग सच में होते हैं या फिर बस ये कहानियां हैं? एक डर जो लोगों के द्वारा पैदा किया गया है। साइकोलॉजिस्ट की माने तो उनका कहना है कि जब एक कम्युनिटी को बचपन से
किसी एंटिटी के बारे में बार बार बताया जाता है तो ब्रेन अंधेरे में अक्सर उन्हीं एंटिटीज को ढूंढने लगता है। इसे कल्चरल प्राइमिंग कहते हैं और ये हर देश हर कल्चर में होता है। इंडिया में भी कभी कोई सफ़ेद कपड़ा लाश जैसे दिखने लगता है और कभी कोई पेड़ की परछाई भूत बन जाती है। लेकिन इस बारे में अगर हम और गहराई से सोचें तो पता लगेगा कि पोचोंग को एक कल्चरल वॉचडॉग की तरह बनाया गया था। पुराने ज़माने में जल्दबाजी या महामारी के दौरान लोग बरियल रिचुअल्स में लापरवाही बरतते थे और इसीलिए बड़े बूढ़ों ने एक ऐसा डर पैदा कर दिया ताकि लोगों को अच्छे से रीति रिवाज और इज्जत के साथ दफनाया जा सके। तो अब आप ही बताइए, आपको क्या लगता है? क्या पोचोंग समाज द्वारा पैदा किया गया कोई डर है या फिर सच में कोई ऐसी एंटिटी है जो अपने शरीर से मुक्ति पाने के लिए लौट कर आती है? पोचोंग अगर एक मजबूर आत्मा है तो हमारी आज की अगली एंटिटी उससे बिल्कुल अलग है। वो बस शिकार करती है, वो भी मर्दों का, और उसका शिकार करने का तरीका इतना डरावना है कि आज भी लोग रात के वक्त इंडोनेशिया के जंगलों के रास्ते से अकेले गुजरने से डरते हैं। इंडोनेशिया में इस डरावनी एंटिटी को कहते हैं सुंडेल बोलोंग। सुंडेल बोलोंग उन औरतों की आत्मा है जिनकी मौत प्रेगनेंसी के दौरान किसी हिंसा या वॉयलेंट धोखे से हुई है। पुराने लोक कथाओं के मुताबिक ये वो औरतों की आत्मा है जिनकी पीठ पर स्टैब कर उनके बच्चे को पीठ के रास्ते बाहर निकाल लिया जाता था। वो रात को निकलती है सिर्फ धोखेबाज मर्दों को ढूंढने के लिए, उन मर्दों को जो औरतों को सिर्फ एक शिकार समझते हैं, और फिर वो उन्हें ऐसी सजा देती है जो उन्हें जीते जी मार देता है। तो चलिए पढ़ते हैं हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। चलते हैं जकार्ता के उस सुनसान हाईवे पर जहां एक आदमी अपनी गाड़ी के इंजन के ठप होने पर फंस चुका था। आरडी जकार्ता का एक पैसे वाला बिजनेसमैन था, एक कार डीलर जो हर महीने अपनी कार बदलता था और अपनी गर्लफ्रेंड भी। आरडी के लिए औरतें सिर्फ एक एडवेंचर थी, वादा करना, फायदा उठाना और फिर उनकी जिंदगी से गायब हो जाना। और सबसे दुख की बात, उसे ये करने में बड़ा मजा आता था। एक रात आरडी इंडोनेशिया के बोजोर हाईवे से लौट रहा था। ठंड खूब तेज थी और रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ घने जंगल थे। वो फोन पर किसी लड़की को मैसेज कर रहा था जबकि उसकी गर्लफ्रेंड घर पर उसका वेट कर रही थी। तभी अचानक उसकी गाड़ी का इंजन एकाएक ठप पड़ गया। चारों तरफ दलदली इलाका था और घने काले रेन फॉरेस्ट का साया। आरडी इंजन चेक करने के लिए गाड़ी से बाहर निकला। जंगल की खामोशी सुन तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वो एक बेहद सुनसान जगह में फंस चुका था। हवा में काफी ठंड थी और उस ठंड के साथ एक अजीब सी महक भी आ रही थी उसे। मिलाती यानी चमेली के फूलों की खुशबू, इतनी तेज जैसे उसके आसपास ही कोई बगीचा हो। आरडी ने इंजन चेक किया
पर उसे समझ नहीं आया कि प्रॉब्लम क्या थी। और तभी उसकी नज़र आगे रास्ते के एक मोड़ पर पड़ी। वहाँ उस अंधेरे में उस सुनसान सड़क पर एक औरत खड़ी थी। उस औरत ने एक सफ़ेद ट्रेडिशनल कबाया ड्रेस पहन रखा था। उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक थे। वो बेहद खूबसूरत थी और चांद की चमकती रोशनी में उसकी खूबसूरती को देख आरती का दिल मचलने लगा। एक बार भी उसे ये ख्याल नहीं आया कि एक जवान औरत इतनी रात को उस सुनसान रास्ते पर क्या कर रही थी। हे मिस, डू यू नीड एनी हैंड? इतनी रात को आप यहाँ अकेले क्या कर रही हैं? ये रास्ता थोड़ा खराब है, आपको पता है ना? उसकी आवाज़ सुन वो औरत उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा इतना मासूम, इतना खूबसूरत था कि आरडी की सांस अटक गई। पर उस औरत ने उसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे से मुड़ी और जंगल की तरफ एक पतली पगडंडी पर चलने लगी, जैसे आरती को पीछे आने का इशारा कर रही हो। आरती ने तुरंत अपनी कार को लॉक किया और उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर जाने लगा। उसका पूरा ध्यान उस औरत की खूबसूरती पर था और वो सोच रहा था कि वो औरत भी शायद उसे अपने करीब बुलाना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे वो अंधेरे जंगल की गहराइयों के अंदर गया, चमेली की वो मीठी सी महक अब धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी जगह अब आरती को बहुत तेज सड़े हुए मांस की गंध आने लगी। बस उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये बदबू अचानक कहाँ से आ रही थी। उसने सोचा शायद जंगल में कोई जानवर मर गया होगा, पर वो बिना कुछ और सोचे उस औरत के पीछे जंगल के अंदर चलता रहा। तभी आरडी की नज़र उस औरत के कमर पर गई। वो एक सेकंड के लिए रुका। उसने देखा कि उस औरत की सफ़ेद ड्रेस पर पीछे कमर के पास एक गीला निशान बन रहा था, एक काला चिपचिपा धब्बा जो तेजी से फैल रहा था। एक्सक्यूज मी मिस, आपकी ड्रेस पर पीछे कुछ लगा है। आर यू ओके? वो औरत उसकी आवाज सुन एकाएक वहीं पर रुक गई। उसकी पीठ अब भी आरडी की तरफ ही थी। उसने अब धीरे से अपने लंबे बाल दोनों तरफ हटाए और आरडी ने जो देखा वो देख उसकी रूह कांप उठी। उस औरत के शरीर के पीछे एक बड़ा सड़ा हुआ गड्ढा था, एक हॉलो कैविटी। वो गड्ढा उसकी ड्रेस को चीरकर बाहर निकल आया था। उसके अंदर से पीला पस रिस रहा था। आसपास की ड्रेस पर भी सड़े मांस से निकला हुआ तरल लगा हुआ था और उस गड्ढे के गहरे अंधेरे में उस औरत की रीढ़ की हड्डी आरडी को साफ दिख रही थी, जिस पर हजारों जिंदा कीड़े रेंग रहे थे। आरडी डर से चिल्लाया और फिर पीछे भागने लगा, पर वो औरत पलक झपकते ही उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। उसका चेहरा अब भी मासूम था, पर उसकी आंखें बिल्कुल मुर्दा जैसे हो गई थी। उसने आरडी का गला पकड़ा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। तुम भी मेरा ख्याल नहीं रखोगे, है ना? आरडी डर से चिल्लाने लगा, पर उस सुंडेल बोलोंग ने उसे नहीं छोड़ा। उसने अब आरडी का हाथ पकड़ा और उसे जबरदस्ती अपनी पीठ के उस गड्ढे की तरफ खींचने लगी। उसने आरडी की उंगलियां
अपने पेट पर बने उस गीले गलते हुए मांस और उन रेंगते हुए कीड़ों के अंदर धंसा दिया। आर्टी का हाथ जैसे जैसे और अंदर घुसा, वो डर से वहीं बेहोश हो गया। अगले दिन लोगों को आर्टी रोड के किनारे पर मिला। वो जिंदा तो था, लेकिन उसकी आंखें खाली हो चुकी थी। ना वो एक शब्द बोल पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था। सुंदर बुलोंग ने उसे मारा नहीं था, उसने बस आर्टी को एक जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया था। सुंदर बुलोंग ये इंडोनेशिया के सबसे डरावने फीमेल स्पिरिट्स में से एक है। बुलोंग का मतलब है होल, एक वॉइड, वो गड्ढा जो उसके शरीर के पीछे बना होता है। वेस्ट जावा हाईवेज पर ड्राइवर्स कई दशकों से ऐसी साइटिंग्स रिपोर्ट करते आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाईवे पर अक्सर उन्हें अपने रियर व्यू मिरर में सफेद किबाया पहने औरत दिखाई देती है, लेकिन अगर वो मुड़कर देखे तो रोड खाली होता है। 2018 में तो एक सीसीटीवी क्लिप खूब वायरल हुआ, जिसमें एक पेल फिगर जंगल के पास ग्लाइड करता हुआ दिखाई दिया। जिन लोगों ने उस क्लिप को रिकॉर्ड किया, उनका कहना था कि क्लिप रिकॉर्ड करते वक्त वहाँ चमेली की इतनी तेज महक थी कि लोकल्स आज भी उस बात का जिक्र करते हैं। रेडिट और इंडोनेशियन पैरानॉर्मल फोरम्स में भी आपको सुंदर बुलोंग की साइटिंग्स की बहुत सारी घटनाएं मिल जाएंगी, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच है या फिर इस डर का कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है। कुछ लोगों का मानना है कि रात को ड्राइविंग करते वक्त फटीग की वजह से लोगों को ये एंटिटी दिखाई देती है। नींद न होने की वजह से लोग अक्सर जंगल के पेड़ या दूसरे किसी साय को देख एक औरत को इमेजिन कर लेते हैं, खासकर उन हाईवेज पर जहाँ ये घटनाएं काफ़ी ज़्यादा होती रहती हैं। लेकिन इसका असली लॉजिक शायद सोशियोलॉजी में है। सोशियोलॉजी में सुंदर बुलोंग को एक कलेक्टिव सोशल डिफेंस मैकेनिज्म की तरह देखा जाता है। इंडोनेशिया की एक ऐसी सोसाइटी में जहां औरतों के खिलाफ हो रहे क्राइम्स को नॉर्मलाइज कर दिया गया हो, वहां ऐसी डरावनी फीमेल एंटिटीज की अफवाहें फैलाई जाती हैं, ताकि आदमी अंधेरे में किसी अकेली औरत को टारगेट करने से पहले 10 बार सोचे। ये एक तरह का इनविजिबल जस्टिस सिस्टम है। तो अब दोस्तों, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सुंदर बुलोंग सिर्फ एक कहानी है या फिर इंडोनेशिया के सुनसान जंगलों में सच में कोई एंटिटी है जो आदमियों का शिकार करती है, उन्हें उनके किए की सजा देती है। आज रात सोने से पहले इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इंडोनेशिया की मिट्टी आज भी बहुत से राज छुपाए हुए हैं। आज हमने इसके 2 चेहरे देखे, दोनों एक ही बात कहते हैं कि मिट्टी हर राज को याद रखती है, अपने अंदर दबाए रखती है। तो दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे किसी दूसरे देश की मिट्टी में कुछ और डरावनी कहानियों के साथ। बस वो सच है या मिथ, ये आप डिसाइड कीजिएगा। और अगर इन कहानियों को सुनकर आज की रात नींद ना आए तो इंस्टाग्राम पर @spookcast_originals पे आ जाइएगा। मुझे बताइएगा आपको मेरी ये शॉर्ट स्टोरीज कैसी लगी। दिस इज मंजुला साइनिंग ऑफ। टेक केयर गाइस। मैं हूं मंजुला और आप सुन रहे हैं स्पूककास्ट।